गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चौथी यूनिट जो आपके फर्स्ट पेपर का है उसका एक चैप्टर शुरू करेंगे एंड दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। तो ये लेक्चर भी कई पार्ट में होगा एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स फर्स्ट पार्ट जो इंट्रोडक्शन है कि एक्सक्रीशन है क्या और क्यों होता है, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो ये देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि एक किडनी है। ये जो आपको ये वाला जो रेड कलर का जो दिख रहा है, डीप रेड कलर का, थोड़ा रस्टी कलर का, ये दोनों किडनी हैं जो बॉडी के पोस्टीरियर वॉल से लगे होते हैं और आगे की कहानी हम देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। सो किडनी का फोटो हमने इसलिए लगाया कि दिस इज वन ऑफ द main part of the excretory system. So let us see first what is excretion. Excretion यानी उत्सर्जन है क्या? During the metabolic activities or through the other means by unwanted intake, animal accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and ions like sodium, potassium, chloride, फॉस्फेट, सल्फेट एटसेट्रा। जब भी कोई उपापचयी क्रिया होती है या फिर किसी अन्य माध्यम से, किसी सांस के जरिए आ गया, पीने के पानी के जरिए आ गया, भोजन के जरिए कोई ऐसी अनवांटेड टॉक्सिक चीज आ गई, नाउ दोज अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंस विच कुड बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी हो सकता है, उसको शरीर से एलिमिनेट करने या बाहर करने की जो क्रिया होती है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब इसमें कई नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड तो सांस के जरिए जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ रखा है। वाटर का भी जो एक बैलेंस है शरीर में बना रहना चाहिए, और वाटर का जो शरीर में बैलेंस है वो बनाने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है ऑस्मो रेगुलेशन यानी जल नियमन। ये नीचे लिखा हुआ है, देखिए, जल नियमन। तो जल नियमन एक ढंग से देखा जाए तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट है। हमारे शरीर में जो जल का नियमन होता है वो किडनी के जरिए ही होता है, इसीलिए थोड़ा सा ऑस्मो रेगुलेशन की भी बात हम कर सकते हैं। फिर है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। ये सारे आयन जो है ना शरीर में चाहिए एक्चुअली, लेकिन शरीर में किस मात्रा में चाहिए, कोशिका के अंदर किस मात्रा में चाहिए, कोशिका के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में किस मात्रा में चाहिए, इसका एक रेंज है। उस रेंज से ये मामला ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, और ऐसी कंडीशन फॉस्फेट और सल्फेट की भी है। मेन जो तीन चीजें हैं जो मुख्य रूप से जिसके लिए हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं वो है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये तीनों जो है, आपको ध्यान हो कि ये तीनों ही नाइट्रोजनस कंपाउंड है। और नाइट्रोजन कंपाउंड कैसे बनेगा? जब भी शरीर में एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा, जब भी प्रोटीन डिग्रेड होगा, प्रोटीन का अपघटन होगा, अमीनो एसिड बनेगा। और अमीनो एसिड का जब भी उपापचय होगा, हमने जब बायोसिंथेसिस ऑफ एमाइनो एसिड पढ़ा था तो उस समय हमने देखा था कि कुछ ऐसे पाथवे थे, कुछ ऐसा परिपथ था जिसके दौरान की अमोनिया निकलता था। सो अमोनिया इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म और द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, और ये शरीर में इसेंशियली ये जनरेट होता है क्योंकि शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो इन उपापचयी क्रियाओं द्वारा या किसी अन्य कारण से अगर शरीर में ये जो टॉक्सिक पदार्थ है, जो अनवांछित पदार्थ है, जो विषैला पदार्थ है, जो शरीर के लिए नुकसानदायी हो सकता है, ये अगर जमा हो जाए तो इनको बाहर निकालने की क्रिया एक्सक्रीशन कहलाती है। और ये सब्सटेंस जो है दे नीड टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शियली, ठीक है। जैसे अब अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसको तो टोटली निकालना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको टोटली निकालना पड़ेगा।
लेकिन जो सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, इसको आप टोटल नहीं निकाल सकते। फॉस्फेट है, सल्फेट है, इसको टोटल नहीं निकाल सकते। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल। यानी कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जो हैं, ये नाइट्रोजन युक्त जो उत्सर्जी पदार्थ है ना, वो उसके मेजर फॉर्म्स हैं और ये एनिमल द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं। ठीक है। अब देखा जाए तो मेटाबॉलिक वेस्ट के आधार पर कि जो उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो उत्सर्जी पदार्थ बने हैं, उसके बेसिस पर एनिमल्स जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक प्रकार का एनिमल कहलाता है एमिनोटिलिक, है ना, अमोनोटिलिक। तो सबसे टॉक्सिक फॉर्म जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है ना, वो अमोनिया होता है। अमोनिया अगर शरीर में थोड़ी देर भी रह जाए तो उसके बड़े बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। हमारे अंग जो है उसमें नेक्रोसिस हो सकती है, काम करना बंद कर सकते हैं। इसलिए अमोनिया बनता है और बनने के बाद तुरंत निकल जाता है। इसे मान लीजिए कि अमीबा है। अब अमीबा में क्या होगा, जैसे अमोनिया बनेगा तो एक कोशिका का जो जानवर है वो डिफ्यूजन की क्रिया के द्वारा क्या होगा कि अमोनिया बाहर निकल जाएगा। जो जलीय जंतु हैं या जो प्राथमिक संरचना स्तर के जंतु हैं, उसमें तो जो अमोनिया है वही शरीर से सीधा सीधा बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इट रिक्वायर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब इसमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है इसको एलिमिनेट करने के लिए, शरीर से निष्कासित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, शरीर से हटाने के लिए। तो जो बोनी फिश है, एक्वेटिक एम्फीबियन हैं और एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं और बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, दे आर एमिनोटेलिक। ठीक है। ऐसे जंतु जो अमोनिया स्रावित करते हैं उसको अमोनोटेलिक कहेंगे। और अमोनिया इज रेडली सॉल्युबल एंड जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन। ये क्या होता है कि पानी में भी ये घुलनशील होता है, द्रवीय पदार्थ में घुलनशील होता है। और सामान्य रूप से क्या होता है कि ये डिफ्यूजन यानी विसरण की क्रिया के जरिए, या तो मछली है तो उसके गिल सरफेस से, या किसी कोई जानवर है तो उसके त्वचा के सरफेस से, है ना, वहां से ये बाहर निकल जाते हैं। और उसमें किडनी आमतौर पर जो अमोनिया का जो एलिमिनेशन होता है, अमोनिया को जो शरीर से हटाने की जो क्रिया होती है, उसमें किडनी का कोई योगदान होता नहीं है। दूसरा था यूरियोटोलिक। अब मान लीजिए कोई ऐसा जानवर है जो विसरण के जरिए अमोनिया को शरीर से बाहर नहीं कर सकता, जिसे हम नहीं कर सकते, रेप्टाइल कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर क्या है, कीरेटिन का एक लेयर है पूरी त्वचा पर, पूरे अध्यावरण पर, पूरा इंटीग्यूमेंट पे। तो उससे गैस पास नहीं हो सकता डिफ्यूजन के जरिए की क्रिया के द्वारा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अमोनिया तो निकाल नहीं सकते, और अमोनिया ज़्यादा देर तक शरीर में रहेगा तो अवांछित है। तो अमोनिया थोड़ा सा लेस डैमेजिंग सब्सटेंस जो होता है यूरिया, उसमें बदल जाता है। और यूरिया कैसे बनता है अमोनिया से, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले, जब हम क्या कहते हैं, जब प्रोटीन एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे तो मैंने आपको पढ़ाया था। तो किस प्रकार से यूरिया बनता है अमोनिया से वो हम देख चुके हैं, है ना, ऑर्निथिन सिट्रुलिन साइकिल से। जो टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं, ऐसे एम्फीबियन आपको पता है, सेकेंड ईयर में पढ़ा है कि कुछ एम्फीबियन होते हैं जलीय होते हैं, खासतौर से एपोडा के जानवर हैं। लेकिन जो एन्यूरन होते हैं या कुछ जो यूरोडेलन होते हैं, वो सब ज़्यादातर टेरिस्ट्रियल होते हैं। तो टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन है या मैमल है, यह जो ऐसी फिश है जो समुद्र में रहती है। जो बोनी फिश है, जो फ्रेश वाटर फिश है, वो तो अमोनिया स्रावित करेगी, लेकिन जो मेराइन फिशेस है, जो समुद्री मछलियां हैं, वो आमतौर पर यूरिया का स्राव करती हैं, यूरिया को शरीर से निष्कासित करती हैं एक उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक। अमोनिया जो है ये यूरिया में लीवर के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्रिया आप जानते हो। और ये यूरिया जो होता है एक्चुअली वो ब्लड में घुल जाता है, एंड जैसे जैसे यूरिया का लेवल ब्लड में बढ़ता जाता है तो ये यूरिया का लेवल शरीर में एक मात्रा से बढ़ना भी खतरनाक होता है। तो यूरिया को फिल्टर करने का काम जो है हमारी किडनियां या हमारे जो ब्रेक हैं वो करते हैं। तीसरा है यूरिकोटेलिक, यानी कि जो
उत्सर्जी पदार्थ होगा वो क्या होगा, यूरिक एसिड में बदल जाएगा। यूरिक एसिड में जल में अघुलनशील पदार्थ होता है, और आमतौर पर जो चिड़िया होती है ना, या जो रेप्टाइल्स होते हैं, वो यूरिकोटेरिक होते हैं। जो यूरिक एसिड नाम का एक जो पदार्थ है, उसको एक उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से निष्कासित करते हैं। कहीं भी जहाँ चिड़िया का ज़्यादा बसेरा है तो आपने देखा होगा वहाँ की जो फर्श है सफ़ेद हो जाती है। सफ़ेद इसलिए होती है कि उसका जो उत्सर्जी पदार्थ है उसमें उसके यूरिक एसिड निकलता है, और यूरिक एसिड जो होता है वो उसको निकालने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, इसलिए ऐसे जानवर जो कम पानी का इंटेक जिनमें कम होता है उसमें अक्सर यूरिया जो है फिर यूरिक एसिड में बदल जाता है। और ऐसा किसमें होता है, ये होता है इंसेक्ट यानी कि कीटों में, जलीय कीटों में नहीं, जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं उसमें, लैंड स्नेल और बहुत सारे रेप्टाइल हैं, बर्ड्स हैं, इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक एसिड होता है। और ये जैसे मैंने कहा, दिस इज लार्जली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये जल में अघुलनशील होता है, और इसीलिए पेस्ट या पिलेट के रूप में कम वाटर लॉस करके ये निकल जाता है। जब यूरिया को निकालने के लिए आप देखिए कि आदमी यूरिनेट करता है, कम से कम 1 लीटर 2 लीटर पानी तो यूरिन के जरिए निकल जाता है। तो जाहिर सी बात है, यूरिया को एलिमिनेट करने के लिए, यूरिया को शरीर से बाहर करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, वाटर लॉस होता है। लेकिन ये जानवर जो पक्षी हैं या जो रेप्टाइल है, ये ज़्यादा वाटर लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या होता है कि उसमें वाटर लॉस को मिनिमाइज किया जाता है यूरिक एसिड का सिक्रीशन करके। ये देखिए, ये प्रोटीन है, प्रोटीन से एमिनो एसिड बना, या न्यूक्लिक एसिड है उससे नाइट्रोजन वेस्ट बना, उससे जो बाय प्रोडक्ट बना हुआ था अमोनिया। अमोनिया जब सीधे अमोनिया के फॉर्म में निकल रहा है तो एमिनोटेलिक हो गया, अमोनिया कन्वर्ट हो गया यूरिया में तो यूरियोटेलिक हो गया, और जब यूरिया कन्वर्ट हो गया यूरिक एसिड में तो ये यूरिक एसिड हो गया, यूरिकोटेलिक हो गया। तो देखिए 3 तरह के जानवर, यहाँ मछलियाँ हैं, फ्रेश वाटर फिश है, ये मैमल्स हैं, और ये बर्ड्स हैं, ये अलग अलग कैटेगरी के जो हैं एक्सक्रीटर्स हैं। ठीक है, और जनरल फंक्शन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है, क्या होता है, सबसे पहला काम तो ये है कि क्योंकि उसको नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर करना है तो यूरिन का प्रोडक्शन होता है। ये आपके चैप्टर में यही, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है ये भी हमें पढ़ना है। तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है और फिर यूरिन को बाहर करने की क्रिया होती है, एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, कोशिका के बाहर के जो द्रव है, इसमें खून भी आता है, प्लाज्मा भी आता है, उनके वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। खून का वॉल्यूम एक सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता और एक सीमा से कम भी नहीं हो सकता। इसको रेगुलेट करने का काम जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। ठीक है, खून में थिकनेस आने लगती है, गाढ़ा होने लगता है, तो ये हमारे दिमाग के थर्स्ट सेंटर को ये सूचना जाती है और हमें पानी पीने की तीव्र इच्छा होती है। तो ये पानी कितना निकलेगा शरीर से, मान लीजिए कि अगर शरीर में ऑलरेडी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पानी कम है तो उस कंडीशन में आदमी यूरिनेट कम करता है, यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन अगर लगातार खूब पानी पीता है तो क्या होता है, उसको यूरिनेट ज़्यादा करना पड़ता है। तो यूरिनेशन जो होता है यूरिनरी सिस्टम के द्वारा या एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, ये शरीर में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, कोशिका के बाहर का जो फ्लूइड है, उसका वॉल्यूम, उसकी मात्रा को रेगुलेट करता है। ये पीएच कंट्रोल करने में मदद करता है किडनी। ठीक है, उसके ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, जाहिर सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा तो उससे प्रेशर भी बढ़ेगा घटेगा, तो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करते हैं। फिर ये ऑस्मोलैरिटी की जो क्या कहते हैं, देखो ऑस्मोटिक का मैं हिंदी भूल गया, जो होता है ना एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हर एक फ्लूइड का, हर एक पदार्थ का, है ना। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या ऑस्मोलैरिटी है, परासरनता जो होती है, उसको नियंत्रित करते हैं। आयन का बैलेंस कि सोडियम पोटेशियम का लेवल शरीर में क्या होगा, इसको नियंत्रित करते हैं। उसके अलावा कुछ हार्मोन्स के प्रोडक्शन होते हैं, अभी शायद किसी चैप्टर में हमने आपको बताया था कि एक इरिथ्रोपाइटिन करके जो हार्मोन होता है किडनी द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये क्या करता है, दिस एक्चुअली प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन बोन मैरो। बोन मैरो में आरबीसी के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है इरिथ्रोपाइटिन नाम का हार्मोन, जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है,
किडनी से प्रोड्यूस होता है, किडनी इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। दूसरा एक रेनिन करके एक हार्मोन होता है जो क्या करता है कि ब्लड प्रेशर और किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, शायद मैंने आपको जब मैं एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ा रहा था तो उसमें जब हम ये डिस्कस कर रहे थे, एड्रीनल ग्लैंड जब डिस्कस कर रहे थे, या शायद हमने एडीएच जब पढ़ाया था आपको, क्या कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो उस टाइम सा एक फ्लो डायग्राम हमने आपके साथ शेयर किया था। तो उसमें आपने देखा था कि इस प्रकार से रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में तोड़ता है, फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में तोड़ता है, और फिर किस प्रकार से वो पोटेशियम की मात्रा का लेवल और जल की मात्रा, सोडियम की मात्रा, इसको कैसे रेगुलेट करते हैं, पूरा फ्लो चार्ट था। ठीक है, तो इस प्रकार से रेनिन जो दूसरा हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर और किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो दीज आर द जनरल फंक्शंस ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्चुअल हम जो स्ट्रक्चर है किडनी की वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही धन्यवाद। आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।